वेलकम बैक डियर, स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में। दोस्तों, कहानी को पूरा समझने के लिए पिछला एपिसोड जरूर देखेगा। तो पिछले एपिसोड में फेंगी और मिंगटैन कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए थे। उनकी बातें सुनकर प्रिंसिपल फेंगी को डांटते हैं कि मिंगटैन से पूछे बिना तुमने मैच में उसको कैसे चुना, तुम्हें एक बार उसको पूछना चाहिए था। इतना ही नहीं, वो मिंगटैन को भी डांटते हैं। ऊपर से मिंगटैन ने कॉलेज से ट्रांसफर मांगा होता है, लेकिन प्रिंसिपल उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। और ये सुनकर मिंगटैन बड़ा ही शौक हो जाता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, इसीलिए मैं तुमको पनिशमेंट दे रहा हूँ। और उनका पनिशमेंट ये होता है कि दोनों को मिलकर स्विमिंग पूल एरिया को साफ करना है और इन दोनों पर नजर रखने के लिए एक रेफरी को भी अपॉइंट किया जाता है। तुम चुपचाप क्लीनिंग करो, ये कहकर रेफरी आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर दोनों मुंह बंद करके पूल को क्लीन करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फेंगी मिंगटैन पर पानी फेंकती है और मिंगटैन मुड़कर देखता है, लेकिन रेफरी बैठी बैठी सो रही होती है। और अब मिंगटैन सोचता है कि मैं चुप क्यों रहूं, और बदले में मिंगटैन भी फेंगी पर पानी फेंक देता है और इस तरह दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक रेफरी की नींद खुल जाती है और इनको देखकर वो डांटती है कि तुम्हारी लड़ाई रोकने के लिए तो प्रिंसिपल ने तुमको पनिश किया था और तुम दोनों पनिशमेंट में भी लड़ रहे हो। फिर वो दोनों के पैर साथ में बांध देती है और कहती है कि अब देखती हूँ कैसे लड़ते हो। अब दोनों ठीक से चल भी नहीं पाती और बार बार गिर रहे होते हैं। और तब मिंगटैन एक आइडिया देता है कि जब मैं 1 कहूँ तो तुम वाला पैर आगे रखना और 2 कहने पर हम दोनों ये वाला पैर आगे रखेंगे। फिर वे 1 2 1 2 कहकर उस पूल को क्लीन करने लगते हैं। अब पूल साफ करने के बाद दोनों बहुत थके होते हैं और वहीं बैठकर सो भी आते हैं। लेकिन फेंगी झट से जाग जाती है और देखती है कि मिंगटैन बड़ी गहरी नींद में है। अब वो मिंगटैन की आंख, नाक और मुंह को एक पेंटिंग की तरह निहार रही होती है। फिर उसकी नजर मिंगटैन के गले पर पड़ती है, जहां उसका बड़ा एडम एप्पल नजर आता है। फेंगी उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसको टच करने में मिंगटैन के पास जाती है। इतना मिंगटैन उठ जाता है और पूछता है, ये तुम क्या करने वाली थी? फेंगी कहती है कि वो तुम्हारे गले में कीड़े जैसा कुछ रेंग रहा था, मैंने उसको हटा दिया, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी यार। और फिर वो पैर की डोरी खोलकर भाग जाती है। अब मिंगटैन सोचे पड़ जाता है कि ये मेरे पास आई क्यों थी, कहीं मेरा गला दबाकर मुझको मारना तो नहीं चाहती थी। यहाँ ये सीन कट होता है और अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि सुनहाओ अपने कॉलेज की बॉक्सिंग रिंग में खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जाओमी आती है। सुनहाओ पूछता है कि तुम और यहाँ पर? जाओमी कहती है कि उस दिन मुकाबले में मेरे ग्लव्स लूज थे, इसलिए मैं हार गई थी, लेकिन आज मैं मुकाबला जीत कर ही रहूंगी, वरना मुझको नींद नहीं आएगी। ओह, तो क्या उस दिन के बाद तुम बिल्कुल सोई नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। वो सब छोड़ो, क्या तुम इस वक्त मुकाबले के लिए तैयार हो? ठीक है, ये कहकर सुनहाओ तैयार होने लगता है। अब जाओमी अपने ग्लव्स पहन लेती है कि अचानक उसका पेट दर्द शुरू हो जाता है और वो अपना पेट पकड़कर खड़ी रहती है। लेकिन सुनहाओ उसकी सिचुएशन को समझ लेता है और उसके पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में डर लगता है, इस वक्त फाइट के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, इसलिए मैं हार जाऊंगा, क्यों ना हम फिर कभी फाइट करें। ये सुनकर जाओमी बड़ी शॉक हो जाती है। लगता है वो पेट दर्द के बावजूद किसी तरह से आज फाइट करके सुनहाओ को हराने के मूड में थी। वो कहती है कि फाइट के लिए मेंटल प्रिपरेशन की कब से जरूरत पड़ने लगी, तुम झूठ मत बोलो और मेरे साथ फाइट करो। और उसके लाख मनाने पर भी सुनहाओ फाइट के लिए राजी नहीं होता। तो जामी उदास होती है कि आज जीतने का मौका अच्छा था, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया। उसे अब भी शक होता है कि सुनहाओ किसी वजह से झूठ बोल रहा है। और तब सुनहाओ भाग कर आता है और अपना बैग उसको पकड़ा कर कहता है कि तुम यही रुको, मैं अभी आया। ये कहकर वो दुकान से एक हॉट चॉकलेट खरीद कर लाता है। जामी के लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। सुनहाओ कहता है कि इसको पी लो, तुम जरा बेहतर फील करोगे, और हाँ, ऐसे वक्त में तुमको ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। अब जाओमी चौंक जाती है कि मेरी प्रॉब्लम इसको कैसे पता चले, ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है यार। ये सोचकर वो हॉट चॉकलेट पीने लगती है। अब अगले शॉट में फेंगी को दिखाते हैं, जो मिंगटैन के ख्यालों में खोई भी है और बार बार उसके बारे में सोचती रहती है और सोचती है कि यार ये मुझको क्या हो गया है, मैं उसे इस तरह से एडमायर क्यों कर रही थी और न जाने मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई। अब उसके ख्यालों के बीच पीछे से एक आवाज आती है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। और फेंगी चौंक कर मुड़ती है तो वहाँ 2 लड़कियां कैजुअली बातें करती हुई जा रही होती है। अब फेंगी बड़ी कंफ्यूज होती है कि क्या मैं सचमुच उससे प्यार करने लगी हूँ। फिर मिंगटैन को दिखाते हैं, जो अपने भाई बहन के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और तब बाहर जाते हुए एक लड़के को देखकर वो जरा चौंक जाता है और तेजी से अंदर जाता है। फिर कुछ ही देर बाद बाहर जाने वाले होते हैं कि अचानक वही लड़का उसके सामने आता है। इसे हम, हाँ, अकड़ू नाम सही रहेगा इसके लिए, ये बहुत ही सूट करेगा। तो वो अकड़ू मिंगटैन से कहता है, क्यों बेटा, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया है, तुमने मुझे बाहर जाते हुए देखा था ना? मैंने भी तुमको देखा था,
और अब मिंग टैन दोनों बच्चों को अपने पास सेव कर लेता है। तो अकड़ू कहता है, मैं तुमको बहुत ही मिस करता हूँ यार। याद है हाई स्कूल में सैंडबैग की जगह मैं तुमको पंच किया करता था और अपनी प्रैक्टिस करता था। मुझसे तुमने इतनी मार खाई है कि पूछो मत, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो ताकि मैं हमेशा अपने पंचेस प्रैक्टिस तुम पर कर सकूं। मैंने तो सुना है तुम जैंगजी स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें वहाँ पर एडमिशन कैसे मिला? कहे तुम जादू से एथलीट तो नहीं बन गए? मैं तो ये सुनकर शॉक हो गया कि तुम वहाँ की चैंपियन फेंगयू से मुकाबला करने वाले हो। अरे तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और इस तरह वो बात करके मिंग टैन को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल ये आकड़ू हाई स्कूल में मिंग टैन को बुरी तरह से बुली करता था और अब ये सुनहाओ की कॉलेज में पढ़ता है। फिर वो आकड़ू कहता है कि पुरानी यादें ताजा करने के लिए मैं तुमको 2-3 पंचेस तो जरूर मारूंगा। और ये सुनकर मिंग टैन का भाई गुस्से में अकड़ू को मारने जाता है, लेकिन अकड़ू उस बच्चे की गर्दन पकड़कर कहता है कि छोटू, तुम्हारी जितनी हिम्मत भी तुम्हारे भाई के पास नहीं है। अब इस पर मिंग टैन अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहता, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करके अकड़ू से विनती करता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। अकड़ू कहता है, देख लो छोटू, तुम्हारा भाई तुमको छुड़ाने के लिए भी लड़ने के तैयार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा रोना धोना सुनकर मुझको जरा बड़ा मजा आया। अब मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो, तब जाकर मैं छोटू को छोड़ूंगा। अब मिंग टैन बेचारा बहुत ही परेशान होता है, लेकिन भाई को बचाने के लिए वो घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो यार। लेकिन अकड़ू उसको नाथ मारता है और उसके भाई को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर मिंग टैन अपने भाई की गर्दन देखने आता है, पर उसका भाई गुस्से में कहता है कि मुझे मत छुओ, लेकिन मिंग टैन उसको कुछ नहीं कहता। अब अगले सीन में अकड़ू को दिखाते हैं, जो मन ही मन सोचता है कि अगर इस तरह अकड़ कर रहूंगा तभी लोग मुझसे डरेंगे और मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बचपन में मुझे कई तगड़े लड़कों ने मारा था और अब मैं उनकी तरह सबको अपनी ताकत दिखाऊंगा, तभी समझ को दृढ़ समझेंगे। तभी सुनहाओ और जियाओ फेंग हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। सुनहाओ को देखकर अकड़ू सोचता है कि मैं भी इसी की तरह चैंपियन बनना चाहता हूँ। तभी तो कॉलेज के पहले दिन ही मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर ली थी। दोस्तों, लगता है बचपन में इसने कईयों से मार खाई थी और उसी का बदला लेने के लिए अब ये हर किसी को पीटना चाहता है और खुद को स्ट्रांग साबित करना चाहता है। अब रात हो जाती है और मिंग टैन को दिखाते हैं। अकड़ू की हरकतों से वो बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करता है। अब सोने से पहले छोटू उससे पूछता है, क्या ये सच है कि वो लड़का आपको हाई स्कूल में मारा करता था? आप उससे लड़े क्यों नहीं? देखो छोटू, लड़ने से कुछ नहीं होता, उससे यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने फाइट नहीं की। आप झूठ बोल रहे हैं भैया, हमें तो आप हमेशा स्ट्रांग रहने को कहते हैं और जब आपकी बारी आई तो आप उल्टा कह रहे हैं। मिंग टैन ऊंचे आवाज में कहता है कि अगर मैंने फाइट की होती और मुझे कुछ लाता तो तुम दोनों को कौन संभालता? क्या तुम्हें पता है कि माँ हमको इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि पापा फाइटर थे और किसी वजह से बहुत ही शराब पीने लगे थे? ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। आइंदा से ऐसे सवाल कभी मत पूछा, समझे? और फिर भाई की ऐसी डांट सुनकर छोटू रोता वहां से भाग जाता है। तब मिंग टैन को फेंगयू की बात याद आती है कि तुम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते? लेकिन क्या ये बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेगा, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अब अगले सीन में बायूनो बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग के लिए शानदार एंट्री करता है और आते ही वो अपने कपड़े उतारकर पूरे शरीर में तेल लगा लेता है और बॉडी बिल्डर की तरह अपने आर्म्स दिखाने लगता है। तभी अचानक वहाँ की सारी लड़कियां गायब हो जाती है। वो अपने किस्मत को कोसता है कि मैं भी मिंग टैन की तरह एक लड़का हूँ यार, फिर उसकी जितनी रिस्पेक्ट मुझको क्यों नहीं मिलती। और ये सब सुनकर मिया उसके पास आती है और हंसकर कहती है कि बेटा ये स्पोर्ट्स कॉलेज है और यहाँ की सारी लड़कियां टैलेंटेड है। यहाँ की लड़कियां खुद इतने बड़े बड़े आर्म्स लेकर घूम रही है, इसलिए आर्म्स दिखाकर तुम उनको कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, मिंग टैन की बात तो कुछ और ही है, वो इस कॉलेज का पहला लड़का है। तो क्या मैं सेकंड हूँ? नहीं बेटा बायूनो, तुम सेकंड में नहीं हो, तुम्हारी एडमिशन लास्ट में हुई थी, इसलिए तुम हमेशा लास्ट ही रहोगे। ऊपर से मिंग टैन तो इतना इनोसेंट और अच्छा है कि यहाँ की सारी लड़कियां उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, इसीलिए वो हम सबको पसंद है। और सुनो, जाते जाते ये सारा तेल साफ करके जाना, समझे? तेल फ्री में नहीं मिलता कि जहाँ चाहे शरीर में लगा दिया, ये जगह बिल्कुल साफ करके जाना, समझे? और ये क्या क्या वो चली जाती है। बायूनो उसके पीछे जाने लगता है कि तभी तेल पर पैर रखता है और फिसल कर धड़ करके नीचे गिरता है। फिर एमएमए क्लब को दिखाते हैं जो फेंगयू का क्लब है। मिंग टैन भी वहाँ पर बैठा होता है, लगता है उसने भी क्लब ज्वाइन कर लिया है। तभी ट्रेनर बताते हैं कि एमएमए सबको सीखना चाहिए क्योंकि ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है। इस आर्ट में फेंगयू एक एक्सपर्ट है और वो अब तुमको डेमो देगी। अब डेमो के लिए वो एक वॉलंटियर को बुलाते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने बायूनो हाथ उठाता है और कहता है मैं फाइट करूंगा। अब वो फेंगयू के पास आकर कहता है कि कॉलेज के पहले दिन मैं रेडी नहीं था, इसलिए तुम मुझको उठाकर पटक गई थी, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ऐसा कह रहा होता है कि फेंगयू उसी वक्त उसे उठाकर धड़ से जमीन पर पटक देती है और दोबारा उसकी नाक कट जाती है। अब ट्रेनर किसी और को बुलाते हैं, लेकिन बायूनो कहता है कि सर, और किसी के बजाय मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। और ये ट्राई करने से तो रहा, ऊपर से लगातार फेंगयू की मार खाता रहता है। फेंगयू का डेमो देखकर मिंग टैन बड़ा ही आश्चर्य होता है और तालियां बजाने लगता है। अब मिया और जियामी बुक्स पढ़ रही होती है, दोनों रिसर्च कर रही होती है कि बातों बातों में किसी को कैसे कन्विंस करना है।
वो दोनों मिंग टैन को बॉक्सिंग ट्रेनिंग और मैच के लिए कन्विंस करना चाहती है। इतने में मिंग टैन आता है और उसको देखकर मिया एकदम से उछलने लगती है, लेकिन जाओ में उसको चुप कहकर कहती है कि अब उससे बात करना बेकार है, पहले बुक्स पढ़कर फिर उसको कन्विंस करेंगे। अब ये कहकर दोनों तेजी से भागने लगती है। मिंग टैन उनका पीछा करता है और आखिर उनको ब्लॉक कर लेता है। अब ये कहते हैं कि अरे वाह, तुम फाइट नहीं करते लेकिन बहुत तेज भाग लेते हो। और तो मिंग टैन उनको एक पेपर दिखाकर कहता है कि इसमें मेरी क्लासेस का टाइम है और उसके बाद मेरी पार्ट टाइम जॉब का टाइम लिखा हुआ है। इन दोनों के बाद जो भी टाइम बचेगा आप मुझे उस टाइम पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ये सुनकर तो दोनों सीनियर्स बड़े ही दंग रह जाती है कि तुम बोल क्या रहे हो। फिर मिंग टैन चला जाता है। अब इन दोनों में डिस्कशन होता है कि कहीं इसने पी तो नहीं रखी, तब ये ऐसी फालतू बातें कर रहा है, लगता है नशे में बड़बड़ा रहा था। फिर दोनों उस पेपर को देखती हैं तो उसमें कोई फ्री टाइम ही नहीं होता। लगता है मिंग टैन राउंड द क्लॉक कोई ना कोई काम करता ही रहता है। और अब दोनों कंफ्यूज होते हैं कि इसे ट्रेनिंग किस टाइम पर देनी है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं। और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें दोस्तों। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड पीस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।